India Legal presents Courts Roundup. Really? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी मामले में हिरासत बंद आरोपी दूसरे मामले में गिरफ्तार अगर नहीं किया गया तो वह अग्रिम जमानत पाने का हकदार है। शीर्ष अदालत ने एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ उस कानूनी प्रश्न पर सुनवाई कर रही थी कि क्या जेल में बंद किसी आरोपी को किसी अन्य आपराधिक मामले में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए अर्जी देने का अधिकार है। जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में है तो भी उसे दूसरे केस में अग्रिम जमानत दी जा सकती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसला सुनाया। फैसले में पीठ ने कहा कि अगर कोई अन्य अपराध के संबंध में हिरासत में है तो ऐसा कोई स्पष्ट या अंतर्निहित प्रतिबंध नहीं है जो सेशन या हाईकोर्ट को किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने से रोकता है। यह विधायिका की मंशा के खिलाफ होगा। अदालत ने यह भी कहा कि किसी अपराध के संबंध में अभियुक्त को दिए गए सभी अधिकार उसके पिछले अपराध से अलग हैं, जिसके तहत वह हिरासत में है। पीठ ने कहा कि एक बार हिरासत में मौजूद आरोपी को दूसरे अपराध में अदालत द्वारा अग्रिम जमानत दे दी जाती है तो पुलिस दूसरे अपराध में पूछताछ के लिए उसकी रिमांड की मांग नहीं कर सकती है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा, एक आरोपी तब तक अग्रिम जमानत पाने का हकदार है जब तक उसे उस अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया गया है, और अगर उसे उस मामले में भी गिरफ्तार किया गया है तो नियमित जमानत के लिए आवेदन करना ही एकमात्र उपाय है। अदालत ने फैसला सुनाया कि एक मामले में हिरासत दूसरे मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगने के अधिकार को नहीं छीनती है। यह मुद्दा ऐसे मामले में उठा जिसमें एक आरोपी के खिलाफ आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया गया था, लेकिन फिर उसे दूसरे मामले में गिरफ्तार किए जाने पर फिर से शुरू कर दिया गया। इसके बाद आरोपी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 31 अक्टूबर को माना कि याचिका विचारणीय है। इसके कारण तुरंत अपील की गई। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि जांच अधिकारी के विवेक के आधार पर गिरफ्तारी की आशंका को निराधार नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने आरोपी के तर्क में दम पाया। पीठ ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को जीवन, स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत पर कार्रवाई पर रोक लगाई है। मामले में उन्होंने 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई शिवलिंग पर बैठे बिच्छू वाली टिप्पणी की थी और जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस आर महादेवन के खंडपीठ शशि थरूर की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने 29 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें मानहानि मामला खारिज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। शशि थरूर के वकील मोहम्मद अली खान ने कहा है कि उन्होंने 2012 में कारमा पत्रिका द्वारा प्रकाशित आर्टिकल से केवल उद्धरण दिया है जिसमें एक अनाम आरएसएस नेता द्वारा नरेंद्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से की थी। 2018 में बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में बोलते हुए शशि थरूर ने इस अभिव्यक्ति को अद्भुत किया था और ऐसे में इसे असाधारण रूप से आकर्षक रूपक कहा। जस्टिस रॉय ने पूछा, ये रूपक है? आखिरकार ये एक रूपक है। रूपक उस व्यक्ति की अजेयता को संदर्भित करेगा जिसके बारे में बात की गई है। क्या रूपक को व्यक्ति की अजेयता की ओर
इशारा करने के रूप में नहीं समझा जा सकता है। वकील ने जवाब दिया कि इसे जिसके साथ नहीं रह सकते हैं, जिसके बिना नहीं रह सकते हैं के रूप में समझाया जा सकता है। जस्टिस रॉय ने कहा है कि एक रूपक को कई तरह से समझा जा सकता है। जस्टिस रॉय ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि किसी ने इस पर आपत्ति क्यों की। बहस के बाद पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसे 4 सप्ताह के भीतर वापस किया जाना था और इस बीच कार्रवाई पर रोक लगा दी। बब्बर ने मानहानि की शिकायत में आरोप लगाया कि शशि थरूर द्वारा की गई टिप्पणियों से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने थरूर के बयान को असहनीय दुर्व्यवहार और लाखों लोगों की आस्था का पूर्ण अपमान भी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह फ्लैट खरीदार को 15 लाख रुपए का मुआवजा दे, क्योंकि डेवलपर ने बिना पूर्णतः प्रमाण पत्र और अग्निशामक मंजूरी प्रमाण पत्र के फ्लैट का कब्जा देने में सेवा में कमी की। और कोर्ट ने कहा कि इन दस्तावेजों की अनुपस्थिति निसंदेह एडीए द्वारा किए गए कब्जे के प्रस्ताव को अमान्य करती है। कोर्ट ने कहा कि फ्लैट खरीदार ने डेवलपर द्वारा वैधानिक दायित्वों के उल्लंघन के कारण सेवा में कमी के कारण अतिरिक्त मुआवजे के लिए मामला बनाया है। कोर्ट ने कहा कि डेवलपर द्वारा उपभोक्ता को दिए जाने वाले 15 लाख रुपए उपभोक्ता को लौटाई जाने वाली कुल राशि के अतिरिक्त होंगे, क्योंकि उपभोक्ता की ओर से डेवलपर को शेष राशि का भुगतान करने में काफी देरी हुई है। बता दें, इसलिए न्यायालय ने डेवलपर को राशि जमा करने की तिथि के बजाय शिकायत की तिथि से 9% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ पूरी राशि वापस करने का निर्देश देना उचित समझा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई की, जहां पर अपीलकर्ता फ्लैट खरीदार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या एनसीडीआरसी के फैसले को चुनौती दी, जिसने न तो अपीलकर्ता को मुआवजा दिया और न ही रुपए के गैर न्यायिक स्टैंप को वापस करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता को 3,99,100 रुपए जो उसने डीड के निष्पादन के लिए भुगतान किया लौटा दिया, लेकिन प्रतिवादी डेवलपर को केवल पहले से जमा की गई राशि को ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया, जो कि शिकायत की तिथि यानी कि 2020 से है, जिसे अपीलकर्ता ने जमा की तिथि यानी कि 2011 से मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के आदेश को संशोधित करते हुए डेवलपर को जमा राशि और शिकायत की तिथि से 9% ब्याज दर वाले गैर न्यायिक स्टैंप के लिए भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता को दी जाने वाली मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपए की राशि पहले से ही वापस किए जाने के लिए निर्देशित राशि की अतिरिक्त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के लिए दोष सिद्ध खारिज की है और कोर्ट ने ये देखते हुए दोष सिद्ध खारिज की है कि अभियोजन पक्ष ये साबित कर सकते हैं कि ये नहीं कर सकती है। पाया गया कि मृतक पत्नी को दहेज की मांग सिलसिले में उसकी मृत्यु से ठीक पहले पति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। कोर्ट ने मृतक के पति, ननद और सास को दोष सिद्ध खारिज की है। निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और जिसे हाईकोर्ट ने भी मंजूरी दे दी। दोष सिद्ध खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि मृतक पत्नी को उसके ससुराल और ससुराल वालों द्वारा कथित तौर पर दहेज की मांग के सिलसिले में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, तब तक आईपीसी की धारा 304B के तहत दोष सिद्धि कायम नहीं रह सकती है। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने राजेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया, जहां पर न्यायालय ने आईपीसी की धारा 304B के तत्वों पर इस प्रकार चर्चा की थी। ऐसे 4 तत्व हैं और उन्हें इस प्रकार कहा गया है। ए, महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई होगी या उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से हुई होगी। बी, ऐसी मृत्यु उसकी शादी के 7 साल के भीतर हुई होगी। सी, उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया होगा। और डी, ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के संबंध में होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर वैवाहिक घर में मृतक की अप्राकृतिक मृत्यु मात्र आईपीसी की धारा 304B और 498A के तहत
और 498 के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी जब तक कि अभियोजन पक्ष ये साबित न कर दे कि दहेज की मांग के संबंध में मृतक के साथ उसकी मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता की गई। कोर्ट ने पति को दोषी ठहराया और उसे प्रत्येक मामले में 3 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर झारखंड के मुख्य सचिव और कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी को उनके तदर्थ को चुनौती देने वाली अवमानना याचिका पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर गौर किया कि नियुक्ति के सुप्रीम कोर्ट के पहले के प्रकाश सिंह फैसलों का उल्लंघन किया है और मामले पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए अदालत ने कहा है कि पहले और दूसरे उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करें जो 2 सप्ताह में वापस किया जा सकता है। अदालत ने उत्तरदाताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है। अंत में अवमानना याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 23 सितंबर 2024 को अगले मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है और झारखंड के मुख्य सचिव और कार्यकारी से जवाब मांगा है। केरल हाईकोर्ट ने पॉश एक्ट 2013 की कमियों की ओर इशारा किया है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि मौजूदा कानून के दायरे में वो यौन उत्पीड़न शामिल नहीं है जिन्हें रोजगार की तलाश में महिलाओं को झेलना पड़ता है। ये कानून केवल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर लागू होता है। इस प्रकार उन औपचारिक स्थितियों को छोड़ देता है जहां पर कोई स्पष्ट नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं है। जस्टिस A.K. जयशंकरन नाम्बियार और जस्टिस C.S. सुधा की विशेष पीठ ने मलयालम सिनेमा में बड़े पैमाने पर यौन उत्पीड़न का खुलासा करने वाली जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से पूछा, नौकरी चाहने वाले पॉश एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं। अगर कोई चीज रोजगार चाहने वाली महिला से संबंधित है तो पॉश एक्ट कैसे निपटेगा। इसमें उल्लेख किया गया कि रिपोर्ट में उन उदाहरणों का उल्लेख है जहां पर महिलाओं को फिल्म के निर्माण शुरू होने से पहले की शोषण का सामना करना पड़ा। इस प्रकार न्यायालय ने राज्य से अधिक नारीवादी दृष्टिकोण से एक मसौदा कानूनन बनाने का आह्वान किया है और कोर्ट ने कहा है कि अगर सामाजिक संरचना उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती तो महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के लिए वकालत करने का कोई मतलब नहीं है। इसने कहा है कि विधायिका को महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखना चाहिए और न्याय तक उनकी पहुंच को आसान बनाने के लिए विशेष कानून बनाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया है कि महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के निवारण के लिए मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्रवाई का भी उपयोग जो है वो किया जा सकता है। कोर्ट ने देखा कि पॉश एक्ट में आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के प्रावधान हैं। न्यायालय ने कहा है कि वेतन, लैंगिक भेदभाव और मेकअप कलाकारों द्वारा सामना किए जाने वाले श्रम विवादों के मुद्दों को मध्यस्थता द्वारा निपटाया जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अफसोस जताया कि 2017 में अमेठी विश्वविद्यालय में कानून के छात्र सुशांत रोहिला की आत्महत्या प्रणालीगत विफलता का परिणाम थी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय जिससे कि अमेठी लॉ स्कूल संबंध है से कहा है कि संस्थान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और रोहिला के परिवार को मुआवजा देने पर विचार करना चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि संस्था को व्यापक सोच रखनी चाहिए। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि एक व्यक्ति जिम्मेदार है। किसी भी कारण से व्यवस्थागत विफलता हुई है और यदि किसी संस्थान में व्यवस्थागत विफलता है तो संस्थान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए वकील ने छात्र की आत्महत्या से किसी भी भूमिका या जिम्मेदारी से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि हमने आत्महत्या पत्र देखा है। माता पिता का बच्चे से संपर्क टूट गया था। उसने संस्था को दोषी नहीं ठहराया था। न्यायालय दलीलों से प्रभावित नहीं हुआ। न्यायमूर्ति सिंह ने टिप्पणी की, क्या आप गंभीरता से ये तर्क दे रहे हैं? इस तरह के मामलों में आप इस तरह से तर्क नहीं दे सकती हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता है। आप माता पिता के खिलाफ आरोप नहीं लगा सकते हैं। वे पीड़ित हैं। आप बच्चे के खोने का दुख नहीं झेल रही हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड या DHFL के पूर्व प्रमोटर धीरज वधावन को सोमवार को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी है। यह आदेश मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के लिए वधावन की याचिका पर पारित किया गया था, जिन्होंने विशेष न्यायाधीश राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा 24 मई के आदेश में उन्हें चिकित्सा जमानत देने से इनकार करने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था। वाधवान को जमानत देते हुए जस्टिस सुधीर कुमार जैन की सिंगल जज बेंच ने कहा है कि भले ही वाधवान को इस समय अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता न हो, लेकिन उन्हें नियमित और आवधिक चिकित्सा ध्यान और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की प्रत्यक्ष निगरानी के तहत उपचार की आवश्यकता है। इसीलिए धारा 437 उपधारा 1 CIPC के तहत बीमार व्यक्ति के दायरे में आता है। हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में वधावन ने दलील दी थी कि वह हृदय रोग, किडनी रोग, मोटापा आदि सहित कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष कहा था कि 26 अप्रैल 2020 से न्यायिक हिरासत के दौरान वे लगभग 50 बार अस्पताल गए थे और लगभग 8 सर्जरी कर चुके हैं। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अगर आवेदक की बीमारियों को ठीक से संबोधित नहीं किया जाता तो ये बीमारियां जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। आवेदक का इलाज निजी अस्पतालों में उपयुक्त डॉक्टर्स द्वारा किया जाना आवश्यक है। इसके बाद हाईकोर्ट ने वधावन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी, जिसमें निचली अदालत की संतुष्टि के अनुसार इतनी ही राशि की जमानत के साथ 10 लाख रुपए का निजी मुचलका जमा करना आदि पहले से ही जब्त नहीं किया गया और उसका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना, नियमित रूप से सुनवाई में भाग लेना जब तक कि निचली अदालत द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुकदमे के शीघ्र पूरा होने की उम्मीद में आरोपी को असीमित अवधि के लिए सलाखों के पीछे रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित होगा। दिल्ली की कोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में सांसद इंजीनियर राशिद को अंतरिम जमानत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 अक्टूबर 2024 तक उन्हें अंतरिम जमानत दी है। आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। उन्होंने 3 महीने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। अभी उनकी नियमित जमानत याचिका पर आदेश लंबित है और इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने जेल में रहते हुए ही लोकसभा चुनाव में बारामूला से जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को बड़े अंतर से हराया था। उन्होंने निर्दलीय चुनाव यानी कि निर्दलीय मैदान में उतरते हुए चुनाव जीता था और अब उनके नेतृत्व वाली आवामी इत्तेहाद पार्टी AIP आगामी जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ने जा रही है। इंजीनियर राशिद के बेटे अबरार राशिद, जिन्होंने संसदीय चुनाव में इंजीनियर राशिद के लिए प्रचार किया था, AIP के चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रही हैं और इस क्रम में चुनाव प्रचार के लिए राशिद ने कोर्ट से जमानत मांगी है। 5 जुलाई को अदालत ने राशिद को लोकसभा चुनाव में जीत के बाद शपथ ग्रहण करने के लिए कस्टडी पैरोल दी और ऐसे में राशिद 2019 से जेल में हैं और जब उन्हें 2017 के आतंक फंडिंग मामले में NIA द्वारा गिरफ्तार किया गया था। राशिद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उनका नाम कश्मीरी व्यवसायी जफर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे NIA ने घाटी में आतंकवादी समूह और अलगाववादी को कथित तौर पर वित्त पोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। NIA ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में एक ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। और आइए अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर्स से समझते हैं कि कैदी को क्षमा देने की आखिर प्रक्रिया क्या होती है। इंडिया में प्रिजनर्स को रेमिशन देने का प्रोसेस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 473 और 474 से गवर्न होता है, जिसमें सही गवर्नमेंट को प्रिजनर्स की सजा सस्पेंड, रेमिट या कम्यूट करने का अधिकार हो। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2022 में
केस में रेमिशन प्ली डिसाइड करने में हुई डिलेज का इशू उठाया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के इनकंसिस्टेंट रेमिशन पॉलिसीज को कंडेम किया और ये एम्फसाइज किया कि रेमिशन तब कंसीडर होना चाहिए जब एक कन्विक्ट एलिजिबल हो जाए बिना किसी फॉर्मल एप्लीकेशन की जरूरत। यूपी अथॉरिटीज ने कोर्ट के टाइमलाइंस के अंदर एक्ट नहीं किया और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC जैसे एक्सक्यूजेस दिए, जिसकी वजह से ऑफिसर्स के अगेंस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी एफिडेविट्स फाइल करने के लिए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हुई। कोर्ट ने ये माना कि नॉन कंप्लायंस डेलिबरेट था और स्टेट ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल थे रेमिशन प्रोसेस को MCC खत्म होने तक डिले करने। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.